हेलो बच्चों, तो जो हमारा डिस्कशन हुआ है और जो आपको मैसेज ग्रुप में मिला भी था, उसके अंदर आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इस सेशन के अंदर हम जो है बोर्ड एग्जाम्स आपके सीबीएसई 12th बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं या और भी अदर बोर्ड्स के अंदर भी सेम ही चीज़ें हैं। तो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से ये गाइडेंस और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़े पिन पॉइंट पॉइंट्स हम इसके अंदर बताएंगे, पिन पॉइंट बातें आपको बताएंगे जो आप अप्लाई करके आपके जो स्कोर है उसको आप इंप्रूव कर सकते हो। देखो, एक होता है प्रिपरेशन और एक होता है प्रेजेंटेशन। तो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, पर आपको अपने आंसर्स किस तरह से प्रेजेंट करने, किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, वो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन कर लेने हैं और इनके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम आपके साथ आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी शेयर कर देंगे। तो मैं हर्षित गोयल, जेई डिवीजन एकेडमिक हेड आकाश कोटा, मैं आपको आज पूरा जो ये पीपीटी उसके थ्रू जो है आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम्स, आने वाले बोर्ड एग्जाम्स जो हैं आपके, उनके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो बिना किसी डिले के अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका शेड्यूल है, शेड्यूल आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि किस दिन आपके कौन कौन से पेपर्स हैं। तो 18 फेब को अपना फिजिकल एजुकेशन है सबसे पहला पेपर, उसके बाद 20 फेब को फिजिक्स, देन 28 को केमिस्ट्री, 9 मार्च को मैथमेटिक्स जो बच्चे मैथ्स वाले हैं, देन 12 मार्च को आपका इंग्लिश है, देन अगर अपन बात करते हैं 27 मार्च को तो हमारा है बायोलॉजी जो बच्चे नीट वाले हैं, ठीक है, उनके लिए। अब सबसे पहले आपको किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, तो जो आपको चीजें करनी है ड्यूरिंग बोर्ड एग्जाम्स एंड थिंग्स टू डू वाइल राइटिंग दी एग्जाम। तो एग्जाम की प्रिपरेशन, अभी आपका जो भी पेपर्स हैं, तो एग्जाम के पहले का जो टाइम पीरियड है उसको कैसे यूज करना है, और फिर एग्जाम जब आप लिखेंगे उस दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन दो पार्ट्स में हमने हमारे इस पीपीटी को डिवाइड किया है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो प्लीज टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। अवॉइड बीइंग पजल्ड बाय द न्यू आइडियाज। अब कुछ नया कंटेंट जो है या नए आइडियाज जो हैं उन पर वर्क ना करें, नया कंटेंट तो नहीं पर नए आइडियाज पर वर्क ना करें। आपने जो ऑलरेडी अपनी सब्जेक्टिव एग्जाम्स की प्रैक्टिस की है उनको आप उस पर कॉन्फिडेंट रहें। ऑल्दो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हम शेयर करेंगे जो आपको बिल्कुल इनकॉर्पोरेट करने चाहिए आपके एग्जाम राइटिंग के अंदर, आंसर राइटिंग के अंदर, ठीक है। कवर 1 ईजी एंड 1 डिफिकल्ट सब्जेक्ट और टॉपिक पर डे। तो डेली आप कोशिश करें कि आपका जो भी कंटेंट है उसको आप पार्ट्स में डिवाइड करें और डेली एक एक चैप्टर उसके इंपॉर्टेंट और जो इजी टॉपिक्स हैं उनको आप कवर करते चलें। चैप्टर बाय चैप्टर अगर आप कंप्लीट करते चलेंगे तो आपको एक अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग भी आएगी और आपका सिलेबस जो है वो टाइमली वे में कंप्लीट भी हो जाएगा। और आपने अगर कुछ अपने रिवीजन टूल्स बना रखे हैं, आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं, फार्मूला हैं या डायग्राम्स के पोस्टर्स हैं, तो आप उनको भी अच्छे से यूज़ करें और उनको भी जो है रिवीजन के अंदर इनकॉर्पोरेट करें। बिफोर एग्जाम्स गो थ्रू एनसीईआरटी चैप्टर बाय चैप्टर एंड मेक अ नोट ऑफ सब टॉपिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अच्छी तैयारी की है नीट की, जेई की, आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप एनसीईआरटी का पेज बाय पेज देख लें, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स सब टॉपिक्स दिए हुए हैं हर चैप्टर के अंदर, उसकी एक लिस्ट आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अब ये लिस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है उसको भी अपन आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर गो थ्रू पीवाईपीज। पीवाईपीज मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स आप देख लें, आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हम प्रोवाइड भी कर देंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, वो आपको मिल जाएंगे। तो सारे पेपर्स आप देख लें, एनालाइज कर लें इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कौन से डेरिवेशन से कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो पिछले 3-4 साल में आए हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। तो उनको हमें अच्छे से देखना है, उनको एनालाइज कर लें और मार्क कर लें कि इससे क्या है आपके दिमाग में आइडिया क्रिएट हो जाएगा कि एक्चुअली दो चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर होगी। एक तो किस चैप्टर के वेटेज ज़्यादा हैं, जैसे मान लीजिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, अब उसका डेरिवेशन दिख रहा है कि हर साल आता ही है 3-4 साल के अंदर, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और किसके अंदर जो हायर वेटेज वाले क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कौन से डेरिवेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। देन प्रैक्टिस ग्रामर स्किल्स एंड एनालाइज सॉल्यूशंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइटिंग पार्ट। आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो ग्रामर है वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए, उसमें कुछ भी हमें जो है हमें लूज नहीं रहना है, उसके अंदर हमें सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ध्यान से लिखनी है। ग्रामर हमारी करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर ग्रामर सही नहीं होगी तो एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा एंड हो सकता है कि आपके कुछ मार्क्स डिडक्ट हो जाएं। तो शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं, एक्सप्लेनेशन ढंग से लिखना है, कोई एसएमएस लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है, सारी प्रॉपर स्पेलिंग्स हमें यूज़ करनी है। और अगर आप वर्डिंग्स अपनी सही रखेंगे तो फर्स्ट इंप्रेशन अगर आपका अच्छा बना एग्जामिनर के ऊपर तो आगे का पार्ट भी आपका अच्छा ही जाएगा, स्मूथ जाएगा। देन नेक्स्ट पार्ट अगर अपन करते हैं प्री एग्जाम प्रिपरेशन, तो जैसा भी बोला, तो पहले तो अपना एग्जाम जो सिलेबस है ढंग से चेक कर लें, वेटेज जो भी है वो चेक कर लें किस चैप्टर का कितना है, इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स यूज़ करने हैं। सॉल्व सैम्पल पेपर्स लाइक रियल एग्जाम। 3 घंटे का प्रॉपर लिखने का प्रैक्टिस हमें करना है, एटलीस्ट हर सब्जेक्ट के 2 से 3 हमें सिटिंग्स करने हैं, राइटिंग हमें पार्ट लेना है, ताकि हम टाइम मैनेजमेंट भी सीख पाएँ, क्योंकि 3 घंटे सब्जेक्टिव लिखने के लिए आपको 3 घंटे का जो है एक
प्रैक्टिस सेशन बिल्कुल करना जरूरी है। आपको टाइम मैनेज देखना पड़ेगा कि आपको किन क्वेश्चंस में कितना टाइम लग रहा है, क्या आप पूरा पेपर भी ढंग से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कैसे आपको सेक्शंस को डिवाइड करना है, किन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, किन सेक्शंस को पहले अटेम्प्ट करें, किन सेक्शंस को बाद में अटेम्प्ट करें। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं एंड एंड में फिर जो लोअर मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको अटेम्प्ट करते हैं। तो आप पहले इस स्ट्रेटेजी को देखो कि आप किसके अकॉर्डिंग पेपर टाइमली और अच्छे वे में कंप्लीट कर पाते हैं। अच्छे वे का मतलब कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हैं और आंसर उस वे में लिख पाते हैं जिस वे में आप लिखना चाहते हैं। देन अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिस प्रीवियस क्वेश्चंस, तो जो सैंपल पेपर्स हैं उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आप सॉल्व करें, दोनों ही सेम ही हैं। बस सैंपल पेपर जो है वो सीबीएसई भी अपनी तरफ से देती है हर साल नए। तो इस साल के जो सैंपल पेपर्स हैं प्लस पिछले साल के जो PYQs हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, वो सारे आपको हम हमारी तरफ से प्रोवाइड करवा देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। देन एग्जाम के दिन क्या करना है? एग्जाम के दिन सबसे इंपॉर्टेंट है काम रहें और जो भी पेपर आपके सामने आता है उसके सारे क्वेश्चंस बच्चों आप बहुत केयरफुली पढ़ें। उसके अंदर आपके कुछ भी जो है एरर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन रीडिंग बहुत केयरफुल होनी चाहिए। आप क्वेश्चन को उसी तरीके से अटेम्प्ट करें जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। देन अटेम्प्ट इजी क्वेश्चंस फर्स्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेटर। ये एक अच्छा तरीका रहता है क्योंकि अगर आप उन क्वेश्चंस को पहले करते हैं जो क्वेश्चंस इजी हैं तो आपके स्कोर अच्छा आएगा एंड इट विल क्रिएट अ पॉजिटिव इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर। तो आप अगर पहले वो क्वेश्चंस करते हैं जिनमें आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, एक बार पेपर को स्कैन कर लें एंड वो क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर लें, वो सेक्शंस आइडेंटिफाई कर लें जिनको लगता है, जिनमें आप कॉन्फिडेंट है कि इसके अंदर मैं ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ, उसको अगर आप लेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव नोट पर स्टार्ट होगी एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट। ठीक है। देन in remaining time give priority to those questions which you can solve, then try difficult questions in the last। so वही पार्ट है, आप पहले इजी क्वेश्चंस को पिक करें एंड देन एंड में जो है वो आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को उठाएं। देन थिंग्स टू डू व्हाइल राइटिंग बोर्ड एग्जाम्स। अब एग्जाम के दौरान आपको क्या लिखना है? पहले तो आप ये लिख लें कि किस सेक्शन में आपको अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा। टाइम मैनेजमेंट अपना इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस केयरफुली पढ़ लें एंड जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं अब इन क्वेश्चंस को दोबारा विजिट नहीं करना, उनको आप क्रॉस कर दें, उनको आप कट कर दें पेपर के अंदर, ताकि आपका ध्यान उन पे ना जाए। आपको ये पता रहे कि कौन से क्वेश्चंस हो गए हैं, कौन से क्वेश्चंस करने बचे हैं। देन हाउ टू प्रेजेंट दी पेपर। आपको जो अपना आंसर पेपर जो देना है वहां पर वो किस तरह से प्रेजेंट करना है। एक मार्जिन वहां बना हुआ आता है, एक मार्जिन आपको बनाना है। ये मार्जिन है रफ वर्क के लिए। अगर आपको रफ वर्क करना है तो साइड में एक लाइन खींचें और उसके अंदर आप रफ वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्जिन ड्रॉ करें दोनों साइड, इधर नहीं है तो इधर भी ड्रॉ कर लें, वैसे होता है। और इस तरफ जो है आप एक लाइन एक्स्ट्रा ड्रॉ करके रफ वर्क के लिए स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। इससे होगा ये कि कैलकुलेशन के लिए आपको बार बार पेज टर्न नहीं करना पड़ेगा एंड सेपरेटली नीट एंड क्लीन तरीके से आप रफ वर्क कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन है उसकी कैलकुलेशन साइड बाय साइड अगर करेंगे तो एरर होने के चांस मिनिमाइज हो जाएंगे। देन यू कैन यूज 2 टाइप्स ऑफ पेन, वन इज ब्लैक वन इज ब्लू। तो इनके अलावा और कोई पेन यूज नहीं करना है। ठीक है, ब्लू और ब्लैक इंक के ही पेन यूज करने हैं। ग्रीन और या और कोई कलर पेन, रेड कलर, ये कुछ भी यूज नहीं करना है। 2 ही कलर आप यूज करें। वाइल राइटिंग की अगर बात करें तो राइट इन नीट एंड लेजिबल हैंड राइटिंग। तो साफ सुथरा लिखें, स्पेस दे के लिखें। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप थोड़ा सा स्पेस दे के लिखें ताकि वर्ड्स जो हैं वो क्लियरली दिखें, उनको बहुत ज़्यादा कंप्रेस बिल्कुल ना करें। देन अगर हम बात करते हैं, अगर आप कुछ एरर कर देते हैं बच्चों, तो एरर अगर आप कर रहे हैं तो उसके अंदर जो भी एरर है उसको एक सिंगल लाइन के स्ट्रोक से कट कर दें। काफ़ी बच्चों का जो है वो तरीका होता है कि वो उसके ऊपर काफ़ी सारे सर्कल्स क्रिएट करके और उसको कट करते हैं, तो वो सही नहीं लगता है। आप सिंपल एक लाइन से स्ट्राइक कर दें, उसको स्ट्राइक आउट कर दें और जो भी आपके एरर है उसको कट कर दें। देन अगर हम बात करते हैं आंसर्स, जब भी आपका एक आंसर कंप्लीट होता है तो सेकंड आंसर स्टार्ट करने के लिए बीच में एक लाइन का स्पेस बिल्कुल छोड़ें। और अच्छी प्रैक्टिस तो ये भी होती है कि अगर आप हर आंसर के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर क्रिएट कर दें तो बेसिकली आपने आंसर्स को सेपरेट कर दिया है। तो एग्जामिनर को ये भी आइडिया रहेगा कि ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो चुका है और जो भी आंसर था वो इस पार्ट के अंदर ही है। तो 2 आंसर्स के बीच में आप स्पेस दें, एक लाइन का एटलीस्ट, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी आप खींच सकते हैं अगर आपके पास टाइम रहता है तो इट विल लुक गुड। देन एक इंपॉर्टेंट बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस ऑफ अ सेक्शन इन अ सीक्वेंस। तो ऐसा ना करें कि पेपर में मल्टीपल सेक्शंस हैं तो सेक्शन ए के कुछ क्वेश्चंस आपने कर लिए, फिर सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चंस किए, फिर वापस सेक्शन ए के कुछ क्वेश्चंस किए, तो ऐसे मिक्स ना करें। अगर आपको लगता है कि सेक्शन ए के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप अभी नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए आप रिक्वायर्ड जो आपको लगता है स्पेस की ज़रूरत होगी उतनी स्पेस छोड़ दें, उतनी लाइन्स छोड़ दें
एंड उसके बाद सेक्शन भी अटेम्प्ट करें। अगर आपको सेक्शन ए के क्वेश्चंस करने हैं तो आप उनको फिर आगे वापस अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर बाय चांस सपोज आप उस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट कर पाए, वो जगह खाली रह गई, तो एंड में पेपर के आप सिंपल एक लाइन से उसको क्रॉस कर दें उस स्पेस को, ताकि ये एग्जामिनर को पता चल जाए कि भाई इस स्पेस में कुछ भी नहीं लिखा जाने वाला था, ये एक एम्प्टी स्पेस है जिसको स्ट्राइक आउट कर दिया गया है। ठीक है, तो इससे होगा ये कि एग्जामिनर को वरना फिर चेक करने में काफ़ी इशू होता है या प्रॉब्लम होती है कि कुछ आप सेक्शंस अगर मिक्स कर देते हैं, क्वेश्चंस आपने सेक्शंस के मिक्स कर दिए, तो वो मिक्स ना करें, सेपरेट रखें सेक्शंस को, तो इससे भी एक आपका पॉजिटिव इंप्रेशन रहेगा। देन जैसा मैंने बोला था, डू नॉट यूज SMS लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए, क्योंकि आजकल हम टेक्स्ट बहुत करते हैं, व्हाट्सएप पे भी टेक्स्ट करते हैं, तो हम शॉर्ट स्पेलिंग्स बहुत यूज करते हैं, वो नहीं करना है। ये एक फॉर्मल एग्जाम है, आपको इसको फॉर्मल तरीके से लिखना है, इनफॉर्मल वे कुछ भी यूज नहीं करना है, प्रॉपर इंग्लिश यूज करनी है और रेस्पेक्टेबल लैंग्वेज होनी चाहिए अगर आपको कहीं पर भी इस तरह की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो। एंड बिकॉज की स्पेलिंग आपको पूरी लिखनी है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, BECAUSE, ना कि BCOZ, काफ़ी बच्चे जो लिखते हैं, तो उस तरह की स्पेलिंग्स नहीं चलेगी, प्रॉपर फुल स्पेलिंग्स आपको यूज़ करनी है, इसका विशेष ध्यान रखें। ठीक है, एंड डू नॉट इलॉबरेट टू मच वाइल राइटिंग आंसर, स्टिक टू दी वर्ड लिमिट एंड मार्किंग स्कीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी क्वेश्चन के बारे में बहुत कुछ पता है, भले ही वो 2 मार्क का सवाल है, तो उसमें काफ़ी कुछ लिख देते हैं, वो नहीं करना है। आपको ओवर नॉलेज भी शो नहीं करनी है, जितने की वर्ड लिमिट है उसके ही अराउंड आपको स्टिक रहना है। एंड अगर छोटा क्वेश्चन है तो फिर उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है उस आंसर का, वो आपको सबसे जल्दी प्रेजेंट कर देना चाहिए, ताकि एग्जामिनर जो है, क्योंकि छोटे आंसर्स जो होते हैं वो टू द पॉइंट, जो छोटे क्वेश्चन होते हैं टू द पॉइंट आंसर्स वाले होते हैं, तो आपको अपना जो आंसर है उसको कंसाइज वे में ही लिखना होगा, 1 वर्ड आंसर टाइप्स जो होते हैं। ठीक है, एंड एक और इंपॉर्टेंट छोटे आंसर्स के लिए, फॉर वेरी शॉर्ट आंसर्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, अंडरलाइन द आंसर और मेन कीवर्ड। ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि जो आंसर्स हैं, जो मेन कीवर्ड है, उसको आप हाईलाइट कर दें, ताकि, क्योंकि होता यही है कि छोटे क्वेश्चंस के अंदर यही होता है, एग्जामिनर कीवर्ड ढूंढता है, कीवर्ड उसको मिल गया तो उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर मिल जाता है, तो उसके अंदर कोई बड़ा सेंटेंस की रिक्वायरमेंट होती भी नहीं है। तो उस तरह की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जामिनर को चेक करने में ईजी रहेगा एंड इट विल हेल्प यू आउट। देन अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट वाइज आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये हम बिल्कुल देख लें। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स की। फिजिक्स में अगर आपके जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है डायरेक्ट सॉल्व करने के पहले आपको क्या क्या डेटा गिवन है और क्या फॉर्मूला आप यूज़ करने वाले हैं उसको लिखें। फॉर्मूला में जो भी टर्म्स आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी फॉर्मूला के जो भी पार्ट्स हैं, जैसे सपोज आप मान लीजिए कि जो रिंग की ग्रेविटेशनल फील्ड की हम बात कर लें एट डिस्टेंस x की KQX अपॉन R² + x² पावर 3/2, तो यहाँ पर k क्या है, q का मतलब क्या है, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये लिखना चाहिए, ये बिल्कुल आपको सजेस्टेड है, ताकि एग्जामिनर ये अज्यूम ना करें कि एग्जामिनर को पता होगा। आप इस वे में लिखें कि एग्जामिनर जो है पढ़ के हर चीज़ समझ पाए कि आपने किन जो टर्म्स है उनका यूज़ किया है और उन टर्म्स का मीनिंग क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप न्यूमेरिकल्स के अंदर सारा गिवन डेटा लिख दें और जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं फॉर्मूला और उसके अंदर के टर्मिनोलॉजीज का मीनिंग भी लिख दें, कौन सी टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है। देन शो प्रॉपर स्टेप वाइज डेरिवेशन एंड कैलकुलेशन, अवॉइड जंपिंग टू द फाइनल आंसर। कैलकुलेशन भी हर स्टेप आपको शो करना है। आपको ऐसा नहीं है कि काफ़ी बच्चों की होती है कैलकुलेशन फास्ट होती है या उस वजह से फिर एरर भी हो सकती है, तो आपको हर स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन को शो करना है एंड उस कैलकुलेशन को कंप्लीट करने के बाद फाइनल आंसर आपका आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, कैलकुलेशन हमें सारी की सारी करनी है और शो करनी है कि हमने कैलकुलेशन कैसे की है। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट फिजिक्स स्पेशली, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आप यूज़ कर रहे हैं, मास हो, चार्ज हो, जो भी है, उसके अंदर आपको उनकी यूनिट्स भी साथ में लिखनी है। किलोग्राम में आप मास ले रहे हैं, कूलम में आप चार्ज ले रहे हैं, फोर्स न्यूटन में है, तो जो भी यूनिट्स हैं वो यूनिट्स प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट होनी चाहिए, वो भी मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर कोई डायग्राम है जो फिजिक्स में बन रहा है तो उसको एक अच्छे साइज का डायग्राम बनाएं, बहुत कंसाइज, बहुत छोटा डायग्राम ना बनाएं, नीट एंड क्लीन डायग्राम ढंग से विजिबल हो, उसके जितने भी पार्ट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो क्लियरली निकल के बाहर आए और हर पार्ट की लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए विद करेक्ट स्पेलिंग्स। ठीक है, तो नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाएं, यूज़ करें, कोशिश करें पेंसिल यूज़ कर सकें तो पेंसिल यूज़ करें एंड पेंसिल यूज़ करके हम इसको बनाएं। एंड फिर फाइनल आंसर आपका जो आता है, आप फाइनल आंसर, जैसे अगर मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल है और फाइनल आंसर आपका आता है, तो आप एक बॉक्स में उसको शो कर सकते हैं कि भाई फाइनल आंसर ये है। फाइनल आंसर के अंदर भी वापस ध्यान रखें, यूनिट्स प्रॉपर तरीके से आपको लिखनी है। ठीक है, देन मैथमेटिक्स की अगर बात करते हैं तो मैथमेटिक्स के अंदर बच्चों क्या रहेगा, मैथमेटिक्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो आपको जितने भी आंसर्स हैं
लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस के तरीके से लिखने हैं। मैथ्स के अंदर भी आपको सारे स्टेप्स शो करने हैं, ठीक है। अगेन इसके अंदर भी जो भी गिवन है, जो भी रिक्वायर्ड है और जो भी मेथड आप यूज़ कर रहे हो वो सारा आप मेंशन करें, कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, उस फॉर्मूला का नाम क्या है, फॉर्मूले की टर्म्स का मतलब क्या है, वो सब हम मेंशन करें क्लियरली इसके अंदर। अगेन कैलकुलेशन स्टेप्स मिस ना करें या स्किप ना करें, सारी कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप आप शो करें कि आप आंसर तक कैसे पहुंचे हैं। अगर ग्राफ्स हैं तो ग्राफ जो है वो प्रॉपर आपको बनाने हैं, उसके अंदर आपको ध्यान रखना है आप स्केल भी मेंशन करें, एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर प्रॉपरली मेंशनड होनी चाहिए। एंड अगेन अगर न्यूमेरिकल है, फाइनल आंसर आपका जो भी आता है आप उसको बॉक्स के अंदर शो करें, जो आपका फाइनल आंसर है मैथ्स के अंदर, या कुछ भी प्रूव आपने किया है तो वो सारी चीज़ें अपन को प्रॉपर तरीके से शो करनी है एंड बॉक्स में। केमिस्ट्री में दीपक सर, अगर आप हमारे साथ हैं तो प्लीज केमिस्ट्री के अंदर गाइड करें। यस सर। प्लीज सर। सर मैं क्या ऑडिबल हूं सभी को? यस सर, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। तो हमारे साथ दीपक सर हैं, दीपक सर केमिस्ट्री फैकल्टी एट आकाश कोटा सेंटर। तो सर आपको गाइड करेंगे केमिस्ट्री के लिए बोर्ड प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों देखिए, जैसे सर ने एक्सप्लेन किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से सर ने एक्सप्लेन किया है आपको हाउ टू राइट इन द एग्जामिनेशन। तो मुझे उस पर तो नहीं जाना है बिकॉज सर हैव एक्सप्लेन वेरी नाइसली। उन सभी का ध्यान रखना। मैं कुछ की पॉइंट्स ऐड करने वाला हूँ उसके अंदर कि केमिस्ट्री के अंदर आपको कुछ टिप्स हैं, तो ध्यान रखिएगा कि केमिस्ट्री 12th बोर्ड इज मेनली फोकस फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिकॉज डोमिनेंस उसी का है। तो आप नेमिंग रिएक्शंस अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगर कोई नेमिंग रिएक्शंस आती है उसको प्रॉपर्ली उसका नेम लिखना है। अगर कोई इंटरमीडिएट है तो उसका नेम लिखना है, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट। कुछ भी स्किप नहीं करना है। अगर कोई आइसोमेरिज्म कर रहे हो, कोई नाम लिखने को आया है, राइट द नेम प्रॉपर्ली बाय फॉलोइंग द IUPAC नॉमेनक्लेचर रूल्स। ऑर्गेनिक में इसका खास कर ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर कोई क्वेश्चन मैकेनिज्म का है तो डोंट स्किप एनी स्टेप्स। अज्यूम मत करना कि एग्जामिनर मान लेगा। आपको अपने स्टेप्स को प्रॉपर्ली कंप्लीट करते हुए मैकेनिज्म को कंप्लीट करना है बाय हाईलाइटिंग एवरी सिंगल थिंग। ओके, इसके बाद आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पर। फिजिकल केमिस्ट्री में सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और काइनेटिक्स से हमारे क्वेश्चन के डोमिनेंस ज्यादा होते हैं। और यहाँ पर भी अगर कोई न्यूमेरिकल आता है, फर्स्ट राइट द फॉर्मूला। लिखो वहां पर बाय यूजिंग द फॉर्मूला। आप अज्यूम नहीं करना, फॉर्मूला लिखिए, ब्लॉक लगाइए एंड नाउ वी आर सॉल्विंग एंड देन स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करना है। लास्ट आंसर को वापस ब्लॉक करना है, वहां यूनिट लिखनी है। इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर DNA ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन पे मेन फोकस रखना है। वहां से भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बहुत आता है। NCERT को फोकस बनाए रखिएगा, चाहे नीट से हैं या फिर आप JEE डिवीजन से हैं। NCERT से DNA ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी ही चाहिए आपको। दोनों एग्जामिनेशन में आपको हेल्प होगा, बोर्ड में भी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी। बाकी चीजों का ध्यान रखिएगा। और एक बात और, अगर कोई डिफरेंस क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट दिस एंड दिस, तो डिफरेंस को हमेशा एक सिंगल लाइन में डिवाइड करते हुए दो पार्ट्स में बुलेट्स या पॉइंट बनाकर 1 2 3 या डॉट 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 जो भी आपको ठीक लगता है वैसे करके उसको डिफरेंशिएट करना है नीट एंड क्लीन तरीके से। ठीक है, उस हिसाब से आपको राइटिंग रखनी है। और केमिस्ट्री में क्योंकि राइटिंग पार्ट भी रहेगा तो राइटिंग का थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। एंड ऑल द बेस्ट बच्चों, बहुत ही अच्छे से अपने पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा जो भी आपके टीचर्स ने आपको कहे। ओके, थैंक यू दीपक सर। सो बाकी जो पॉइंट्स हैं एक बार मैं ब्रीफ भी कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो भी इक्वेशन से प्रॉपर्ली बैलेंस्ड होनी चाहिए, जो भी आप रिएजेंट्स यूज़ कर रहे हैं कंडीशन से, फिजिकल स्टेट से, वो प्रॉपर्ली मेंशन्ड होनी चाहिए। IUPAC नेम, स्ट्रक्चर्स एंड रिएक्शन सारी एक्जैक्टली NCERT के हिसाब से आपकी रहे। एंड न्यूमेरिकल्स अगेन इसके अंदर भी आते हैं, तो फार्मूला के जो भी टर्म्स हैं उनका मीनिंग, सब्स्टिट्यूशन एंड आंसर, ये प्रॉपर तरीके से आप मेंशन करें। अगर कोई रीजनिंग क्वेश्चन है तो टू द पॉइंट आंसर लिखें, अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन ना दें। एंड अगर कोई भी की टर्म्स हैं तो उनका जो स्पेलिंग है वो अकॉर्डिंग टू NCERT ही रहना चाहिए। उसमें भी अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक्स भी करते हैं तो हो सकता है केमिस्ट्री के अंदर भी आपके मार्क्स कट जाएं। देन बायोलॉजी के लिए आई विल इनवाइट पीयूष सर, एंड पीयूष सर आपको गाइड करेंगे फॉर बायोलॉजी एंड हाउ टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड इन बायोलॉजी फॉर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू सो मच हर्षित सर। मेरा नाम है पीयूष शर्मा। आइए, तो जिस तरह से आपने बाकी सब्जेक्ट्स में समझा कि किस तरह से हमें फिजिक्स में अपने आंसर्स को लिखना चाहिए और केमिस्ट्री में आंसर्स लिखना चाहिए, अब बारी है बायोलॉजी की। और मैं आपको गाइड करता हूं कि हम बायोलॉजी में बेहतरीन आंसर्स किस तरह से लिखें। देखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि बजाय फिजिक्स और केमिस्ट्री के बायोलॉजी एक पूरी तरह से थ्योरेटिकल ही एग्जाम है, राइट। आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर को डिटेल से लिखना पड़ता है, डिटेल से सारी चीज़ों को आपको बताना पड़ता है। और उसके बाद ही एग्जामिनर जो है आपको उसके बेसिस पर ही जज करने वाला है, राइट। यहाँ पर कोई कैलकुलेशंस नहीं है,
है ना। यहाँ पर कोई इस तरह की कोई प्रोसेस नहीं है या ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, रिएक्शंस बहुत कम है। तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपना थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से उनके आंसर्स को लिखना है। तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आपके आंसर्स में इम्पैक्ट लेके आएगी वो है आपकी लैंग्वेज, आपकी भाषा क्या है। तो अगर आप अपने आंसर्स को एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है उसमें लिखते हैं या लगभग वैसी भाषा का ही चुनाव करते हैं अपने आंसर्स को लिखने के लिए, तो ये बजाय किसी और एक फॉर्मल लैंग्वेज की ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आपके जो टीचर हैं जो उस आंसर्स को चेक करने वाले हैं वो अपने क्लासरूम्स में वो यूज टू हैं उसी लैंग्वेज को पढ़ने के और पढ़ाने के। अगर वो आपकी आंसर शीट में वही लैंग्वेज देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि इस बच्चे ने बेहतरीन तैयारी की है और इसने बुक को पढ़ा है और अपने आंसर्स को उसी स्टाइल से, उसी अंदाज में, उसी भाषा में लिखा है। तो ये जो है एक जो आपका आंसर चेक करने वाले एग्जामिनर हैं उनके मन पर एक बहुत अच्छा इंपैक्ट लेके आते हैं। और आपके जो आंसर्स हैं अगर वो थोड़े 19-20 भी रहते हैं लेकिन आपकी लैंग्वेज वही है जो एनसीईआरटी की है, तो आपको यहाँ पर क्या है एक प्लस पॉइंट मिलता है और आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके जो आंसर्स हैं ये स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी लैंग्वेज में ही होने चाहिए, राइट। आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी की टर्मिनोलॉजी को यूज़ करना है, बहुत ज़रूरी है। डेफिनेशंस एज इट इज़ एनसीईआरटी की वैसी लिखी जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, उससे मिलती जुलती हो तो भी चल जाएगा, लेकिन कोशिश करें कि वो जो डेफिनेशंस हैं वो एज इट इज़ एनसीईआरटी की लैंग्वेज वाली ही हो। दूसरी चीज़ है कि ऐसे क्वेश्चंस जहां पर आपको एक्सप्लेनेशन करना है, आपको चीज़ों को, प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है, आपको पूरी चीज़ों को बताना है, तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप फ्लो चार्ट का यूज़ करें। आप अपने एक्सप्लेनेशन के अंदर अगर आप फ्लो चार्ट यूज़ करते हैं तो इससे एग्जामिनर के मन में ये इम्पैक्ट आता है कि उसको लगता है कि इनका जो आंसर है ये बच्चा केवल आंसर लिख नहीं रहा बल्कि इसको बहुत अच्छे से इस प्रोसेस को इसने सीखा है, ये इसको बहुत अच्छे से आता है, इसलिए ये एक फ्लो चार्ट के ज़रिए इसे बता रहा है यहाँ पर। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, देखो क्वेश्चन अगर बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल होगा तो किसी एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के पूरा उसे चेक करेगा, राइट, पूरा उसको पढ़ेगा। तो आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप अंडरलाइन कर दीजिए, जो टर्मिनोलॉजी है वो आप यूज़ कीजिए, एनसीईआरटी की लैंग्वेज यूज़ कीजिए, और अगर आप फ्लो चार्ट का यूज़ करते हैं अपने आंसर के अंदर तो ये सोने पर सुहागा हो जाएगा। ये आपके आंसर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना देगा और एक एग्जामिनर मजबूर हो जाएगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देने के लिए। ज़रूरी चीज़ इसके अलावा ये है कि क्योंकि आप जानते हैं बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, और ये स्ट्रक्चर्स बिना डायग्राम के एक्सप्लेन करना जो है पॉसिबल नहीं होता है। आपकी एनसीईआरटी बुक पूरी डायग्राम से भरी हुई है। जिस क्वेश्चन में डायग्राम के लिए स्पेसिफिकली बोला है कि भाई आप डायग्राम को बनाकर ही इसे एक्सप्लेन करें, वहाँ तो आपको डायग्राम बनाना है, इसमें तो कोई दूसरा क्वेश्चन है ही नहीं, कोई दूसरा थॉट है ही नहीं, वहाँ तो आपको डायग्राम बनाना ही है। जहाँ पर नहीं दिया गया है और क्वेश्चन अगर ज़्यादा वेटेज का है, राइट, आप समझ रहे हो, एग्जाम में मान लो क्वेश्चन में डायग्राम के लिए नहीं लिखा है कि आप डायग्राम बनाइए, लेकिन उसका वेटेज अच्छा है, क्वेश्चन जो मार्क्स वाइज है उसका वेटेज ज़्यादा है, तो आप कोशिश करिए कि आप उसके अंदर डायग्राम ज़रूर बनाइए और मेक श्योर डायग्राम आपका वही और वैसा ही होना चाहिए जो आपकी एनसीईआरटी में है। डायग्राम को आप नीट एंड क्लीन बनाइए, उसके ऊपर आप जो है लेबलिंग जो है बहुत परफेक्टली कीजिए, अननेसेसरी लेबलिंग को मत कीजिए, केवल वही टू द पॉइंट चीज़ें लेबल करिए जो कि आपके एनसीईआरटी में है या आपके क्वेश्चन के रिलेवेंट है। अननेसेसरी डायग्राम से बचिए, केवल ज़रूरी डायग्राम ही बनाइए, लेकिन डायग्राम ज़रूर बनाइए। डेटा, टेबल्स और जहाँ पर डिफरेंसेस की बात आती है उन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा जो है पॉजिटिवली लेना है और अपने आंसर में उनको हाईलाइट करना है। आप अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर आप कोई हल्के कलर का हाइलाइटर जो है एग्जाम में लेके जा सकते हैं और आप उससे भी उसे हाईलाइट कर सकते हैं। हालांकि हाइलाइटर्स जो है ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आप पेन से ही उसे हाईलाइट कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपसे कोई चीज़ गलती से वहाँ पर गलत लिख गई है तो आप उसे बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मत काटिए, हल्का सा काटिए। और ऐसी चीज़ है कि जिसको लेकर आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको पता नहीं कि आपने सही लिखा है गलत लिखा है, लेकिन आपने लिख दिया है, तो प्लीज़ उसे हाईलाइट मत कीजिए, ठीक है, आप उसे छोड़ दीजिए। ऐसा ना हो कि गलत लिखा है और आपने हाईलाइट और कर दिया है, तो ये फिर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आप जिनके लिए बिल्कुल कन्फर्म है, जिनके लिए आप कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ मैंने कुछ लिखा है और वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं है, कोई एरर नहीं है, आप केवल उसी को हाईलाइट कीजिए। जिन चीज़ों को लेकर आप श्योर नहीं हैं उन्हें बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं करना, वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो
याद रखेंगे बायोलॉजिकल टर्म्स, बायोलॉजिकल नेम्स जैसे हैं उनको वैसे ही लिखें, अपने हिसाब से उन्हें चेंज ना करें। प्रोसेसेस के बजाय आप नाम का यूज करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। और जो क्वेश्चन जिनके अंदर पूरी प्रोसेस डिफाइन करनी है, आप ध्यान रखिए, स्टेप बाय स्टेप करिए इन चीज़ों को एक्सप्लेन। आप स्टेप्स को स्किप मत करिए, ऐसा ना कीजिए कि भाई एक स्टेप लिख दिया फिर 2-3 स्टेप छोड़ दिए फिर तीसरा डायरेक्ट, ऐसा ना कीजिए। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लिखिए। ऐसे क्वेश्चन जहां पर डिफरेंसेस पूछे जा रहे हैं, एक प्रॉपर टेबल बनाइए, डिफरेंसेस लिखिए। मेक श्योर के सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस जो हैं 2 से 3 वो तो सबसे पहले आने ही आने चाहिए। उसके अलावा जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट है वो आप बाद में लिख सकते हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी चीजें हैं, जो एकदम की डिफरेंसेस हैं, वो सबसे पहले वहां पर होनी चाहिए, राइट। इसके अलावा अगर रीजन बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको उसके कॉज इफेक्ट को बहुत क्लियरली मेंशन करना है, और जो भी आंसर लिखने हैं वो क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखने हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उतना ही क्वेश्चन आंसर देंगे, टू द पॉइंट देंगे, जरूरत से ज्यादा नहीं लिखें, ये उल्टा नेगेटिव हो जाता है। एग्जामिनर बहुत सारी कॉपियां चेक कर चुका होता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपने दुनिया भर का लिखा है, वो सही नहीं रहेगा। तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतना ही आपको लिखना है, ठीक है। इसके अलावा आप देख लीजिए कि अपना प्रेजेंटेशन जो है वो एकदम अच्छा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ज्यादा नहीं लिखना है, कम लिखना है, अच्छा लिखना है, सुंदर लिखना है, बेहतर लिखना है और रिलेवेंट लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। उम्मीद है कि आपको इससे थोड़ी हेल्प मिलेगी। इन चीज़ों का आप यूज़ कीजिए और अपने जो प्रैक्टिस सेशन है उनमें ये जो बातें कही गई है उनको लेकर आइए और इसी के हिसाब से अपनी प्रैक्टिस कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। थैंक यू। थैंक यू पीयूष सर। सो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ सब्जेक्ट्स और बाकी हैं जो थोड़े नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट्स होते हैं, वो है इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन। ध्यान रखें सारे सब्जेक्ट्स बराबर वेटेज के हैं। तो इन सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश में सबसे पहली बात होती है इंग्लिश, क्योंकि हम ऐसा लगता है कि हम कितना भी लिख सकते हैं इसके अंदर, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। आपको वर्ड लिमिट्स जो है उस पर काफ़ी स्ट्रिक्टली जो है उसको फॉलो करना है, वर्ड लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो आंसर्स हैं पॉइंट वाइज ना लिखें, पैराग्राफ्स में लिखें। ऑल्दो साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर हम इन रिवर्स बोलते हैं, बट इंग्लिश के अंदर क्योंकि ये फॉर्मल लैंग्वेज है तो आप इसको फॉर्मली ही लिखें। एंड अगर क्वेश्चन की डिमांड पैराग्राफ है तो आप पैराग्राफ में लिखें, पॉइंट्स में ना लिखें। कीवर्ड्स जो हैं, क्वेश्चंस के कीवर्ड्स को कोशिश करें अपने आंसर्स में आप इनकॉर्पोरेट करें, ये एक अच्छा इंप्रेशन देता है। अगेन बिकॉज इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो इसके अंदर तो आपको 100% स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स नहीं करनी है, क्योंकि उनके तो डेफिनेटली मार्क्स कटेंगे, तो उसका भी ध्यान रखें। और अपनी हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन रखें। अच्छी हैंड राइटिंग नहीं है आपकी तो अगेन जैसा पहले कहा था, स्पेस लेके लिखें, स्पेस दे दे के वर्ड्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस दें ताकि हैंड राइटिंग थोड़ी सी क्लियर निकल के आए। एंड जो कॉन्टेक्स्ट है लेसन का, क्योंकि इसके अंदर लिटरेचर पार्ट भी आता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट को जो है वही उस कॉन्टेक्स्ट पर ही आप फिक्स रहें, अपनी तरफ से और चीज़ें ऐड ना करें जो हो सकता है इररिलेवेंट हो जाए। तो इंग्लिश के अंदर क्योंकि अगेन ध्यान रखें फॉर्मल सब्जेक्ट है तो आप लिटरेचर पार्ट के अंदर जो कॉन्टेक्स्ट है उसी के टर्म में बात करें। एंड बाकी जो चीज़ें बताई गई है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स, इनका बिल्कुल ध्यान रखें, ये मिस्टेक्स ना करें। देन फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन के बच्चों अगर बात करते हैं तो इसमें जो आंसर्स है इसमें आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं आंसर, एंड हेडिंग्स के साथ आंसर्स लिखें तो ज़्यादा बेहतर जो है स्ट्रक्चर बनेगा एंड जो एग्जामिनर है उसको इन्फॉर्मेशन जल्दी कैच हो जाएगी। डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स जहाँ पर भी रिक्वायर्ड है यूज़ करें, प्रॉपर डायग्राम्स, प्रॉपर फ्लो चार्ट्स, वो आपके क्वेश्चंस को स्ट्रक्चर देते हैं, आंसर्स को स्ट्रक्चर देते हैं, तो उनको भी अपन यूज़ करें। जो डेफिनेशंस हैं, अगर कभी कुछ टर्म एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चंस होते हैं तो पहले उस टर्म को एक्सप्लेन, उस टर्म की डेफिनेशन लिखें और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करें। तो पहले आप टर्मिनोलॉजी जो भी टर्म है उसकी डेफिनेशन लिख दें एंड उसके बाद उस टर्म का जो रेलेवेंस है उसके बारे में जो भी आप चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो एक्सप्लेन करें, इसका भी ध्यान रखें। स्पोर्ट्स, योगा एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं, टर्मिनोलॉजीज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें जहाँ पर वो रेलेवेंट है, ताकि इससे आइडिया लगे कि आपको नॉलेज है, आपको सारी टर्म्स के बारे में पता है और उनका मीनिंग क्या है और कहाँ पर उनको प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए, इसका भी आपको आइडिया है, तो इनको अपन अच्छे से यूज़ करें। देन आपने आंसर्स प्रिसाइज रखें, टू द पॉइंट रखें। अगेन वर्ड लिमिट वाली जो पॉइंट है, वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग इसके अंदर चलें, वर्ड लिमिट को क्रॉस ना करें। देन बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो यहाँ पर हम शो कर रहे हैं आपको, तो इन एग्जाम्पल्स को भी आप देखें। जैसे केमिस्ट्री का एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन था गिव एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। अब अगर इस क्वेश्चन को हम देखते हैं तो आप इस तरह से चालू कर सकते हैं, टू डिफरेंसेस बिटवीन
ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन आर एज फॉलोज। आपने एक लाइन बनाई, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया, ऑर्डर इधर लिखा, मॉलिक्युलरिटी इधर लिखा। इसका भी ध्यान रखें, इधर मॉलिक्युलरिटी ना लिखें, इधर ऑर्डर ना लिखें, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ऑर्डर मेंशन्ड है, बाद में मॉलिक्युलरिटी मेंशन्ड है। तो वही सीक्वेंस फॉलो करें, सिंपल अपने दो डिफरेंस लिखें एंड दैट्स इट। ठीक है, 3 डिफरेंसेस भी लिखोगे तो उससे ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। एंड अगर आपको नॉलेज है तो आप दो सबसे रिलेवेंट जो डिफरेंसेस हैं वो दो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे रिलेवेंट डिफरेंसेस यहाँ पर मेंशन करें। अगर 2 से ज़्यादा हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट 2 आपको लेने हैं। देन एक मार्किंग स्कीम का यहाँ पर फिजिक्स का एक एग्जाम्पल है। इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको सिंपल दिया हुआ है कि ये जो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है कि द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ गिवन मेटल, सारा डेटा दिया हुआ है, इसके अंदर डेटा दे रखा है आपको, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और आपसे इसके अंदर जो पूछा है वो कट ऑफ पोटेंशियल पूछा है। अब यहाँ पर मैं 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक तो आप ये देखें कि आंसर ये 2 मार्क का था क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन था, तो इसके अंदर इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। हाफ मार्क्स इसके अंदर फॉर्मूला का है, फॉर्मूला लिखें, फिर 1 मार्क इसके अंदर कैलकुलेशन का है, और हाफ मार्क्स अगेन फाइनल आंसर का है। उसके अंदर सारी चीज़ें देखी जाएगी, आपने यूनिट प्रॉपर यूज़ किया नहीं किए, पर इससे और बेहतर तरीके से आप कैसे लिख सकते हैं वो देखें, जो मैं आपको सजेस्ट भी कर रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर जो गिवन डेटा है V0 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसकी वैल्यू लिखें प्रॉपर यूनिट के साथ, फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, अगेन उसकी वैल्यू विद प्रॉपर यूनिट, फिर हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, उसको हमने मेंशन किया, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है वो हमने लिखा, यहाँ पर हमने V0 क्या है उसको मेंशन कर दिया। और बेहतर आप कर सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं स्मॉल e क्या है, h क्या है, ठीक है, बाकी 2 चीज़ें तो अपन अपना एक्सप्लेन कर ही चुके हैं। फिर सब में वैल्यूज पुट करी, फाइनल आंसर सॉल्व करके हमने निकाला। ये एक प्रॉपर तरीका है। फाइनल आंसर के अंदर भी हमने यूनिट लिखी है। अब यहाँ पर फॉर सम रीज़न बच्चे ने लास्ट में 10⁻39 कट कर दिया था, तो फिर भी एग्जामिनर ने इसको पूरे मार्क्स दिए थे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कैलकुलेशन में 19-20 अगर हुआ, पर अगर आपका आंसर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है तो हो सकता है एग्जामिनर आपको जो है माइनर मिस्टेक्स के लिए आपके मार्क्स डिडक्ट ना करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एग्जाम्पल है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे आपको एक आंसर स्ट्रक्चर करना चाहिए। इसमें सारी चीज़ें आगे जो अभी तक बताई गई हैं, सारी टर्म्स का मीनिंग, यूनिट्स, वैल्यू, फार्मूला का जो नाम था कि भाई ये फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है, तो फार्मूला की जो बेसिकली टर्म थी वो हमने लिख दी है। फिर यहाँ पर वैल्यूज़ डाली, पूरी कैलकुलेशन करके उसने दिखाया स्टेप बाय स्टेप, कोई भी पार्ट स्किप नहीं किया, और एंड में जाके फाइनल आंसर निकाला है। ठीक है, और ये एग्जांपल हमने जो लिया है एक्चुअल CBSE के मॉडल पेपर्स से ही लिया है। तो वो CBSE हर साल रिलीज़ करता है मॉडल पेपर्स, पिछले साल के जो वो पेपर्स जो उनको लगता है बहुत अच्छे तरीके से बच्चों ने आंसर किए हैं, तो उनके आंसर शीट्स जो हैं वो पब्लिक होती है। ठीक है, देन जैसे ये ग्राफ का क्वेश्चन हो गया, तो इसके अंदर y एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सारे फेजेस इसके अंदर प्रॉपर्ली बताए गए हैं, और जो इक्वेशन के ऊपर बेस्ड ये ग्राफ है वो इक्वेशन भी यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो सारे इसके अंदर हमने ढंग से बताया है। देन किस तरह से आपके, ऐसा नहीं है कि फाइनल आंसर आ गया तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, सारे स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। जैसे अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा है, हाफ मार्क्स आपका कट सकता है। कोई स्टेप आपने मिस कर दिया कैलकुलेशन में या किसी तरीके से, तो -1 मार्क्स हो सकता है। यूनिट आपने गलत लिखी है, उसका हाफ मार्क कट हो सकता है। डायग्राम क्वेश्चन में होना चाहिए था, नहीं हुआ तो उसके मार्क्स डिडक्ट होंगे। कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो उसके भी मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो हर चीज़ का वेटेज रहता है। ऐसा नहीं है कि आपका फाइनल आंसर नहीं आया है तो आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। सब्जेक्टिव पेपर की यही अच्छी बात होती है, भले ही आपको क्वेश्चन एंड तक नहीं आता है, पर जितना पार्ट आपको आता है अगर आप उतना भी ढंग से अटेम्प्ट करते हैं तो यू विल गेट पार्शियल मार्क्स। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस कोशिश करना है आपको अटेम्प्ट करने हैं, और उसके अंदर जो रेलेवेंट बात आप बता सकते हैं। जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं वो तो अटेम्प्ट करनी ही है, जो क्वेश्चन आपको पार्शियली आते हैं उनको भी आप एंड में लें और उनको अटेम्प्ट करें, और इस वे में लिखें कि आप उसमें से भी कुछ पार्शियल मार्क्स ले पाएँ। कुछ नहीं तो आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला आप लिख दें, ठीक है, जो फॉर्मूला उसमें यूज़ होगा उसकी टर्म्स को एक्सप्लेन कर दें, तो भी आपको पार्शियल मार्क्स मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अपन अच्छे से ध्यान रखें, और इन चीज़ों से ही आपका स्कोर और इम्प्रूव हो सकता है। देन साइंस की अगर हम बात करते हैं, जैसे भी पीयूष सर बता रहे थे, तो जैसे ये डायग्राम है। अब डायग्राम के अंदर बच्चे ने 1 2 3 4 5 अच्छे से सारी चीज़ें बनाई हैं, और हर को प्रॉपर लेबल किया है एरो लगा के प्रॉपर तरीके से कि भाई कौन सा पार्ट है डायग्राम का वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रॉपर लेबलिंग यहाँ पर हुई है। इसी का एग्जाम्पल है। अब जैसे ये क्वेश्चन था 2 नंबर का, अब इसमें बेसिकली 8 लेबलिंग्स थी। अगर बच्चे ने 8 की 8 लेबलिंग्स प्रॉपर कर दी डायग्राम सही से बना के, तो उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं हाफ इंटू 8, मतलब 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, नॉट 2 मार्क्स। तो 4 मार्क का क्वेश्चन था, सबकी लेबलिंग आपने प्रॉपर कर दी, आपको कहीं आपके मार्क्स नहीं जाएंगे, आपको सारे मार्क्स प्रॉपरली मिल जाएंगे। एंड देन द गोल्डन रूल्स फॉर ऑल ऑफ यू। आंसर मैं वापस रिवाइज करवा रहा हूँ, सारे फॉर्मूलाज जो रिक्वायर्ड हैं वो लिखें,
कोई भी स्टेप्स स्किप ना करें, डायग्राम्स प्रॉपरली बनाएं, मेंशन करें यूनिट्स को, फाइनल आंसर को बॉक्स के अंदर क्लोज करें, ठीक है। एंड ये चीज़ का ध्यान रखें, लास्ट पार्ट अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखें। आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो एग्जाम के दिन आप अच्छे से परफॉर्म करके आ पाएंगे। अच्छे प्रॉपर स्लीप लें, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, एंड जो भी पॉइंटर्स आपको बताए गए इस सेशन में उनको आपको अच्छे से अपने दिमाग में रखना है। तो आई होप आपको इस सेशन से इंसाइट्स मिली होगी। पूरे आकाश टीम की तरफ से आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़। हम चाहते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम्स बहुत अच्छे से हों और उसके बाद फिर आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, वेदर दीज आर इट इज़ जेईई मेन, जेईई एडवांस और नीट, आप उनके अंदर फ्लाइंग कलर्स के साथ बच्चों जो है सक्सेस अचीव करें। यही हमारी जो है विशेज़ हैं आपके लिए। एंड इसी के साथ आज का सेशन हम वाइंड अप करते हैं। एंड अगर आपके कुछ भी और भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर, ये हम यूट्यूब पर भी अपलोड करेंगे, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप वहाँ पर लिख सकते हैं या फिर अपने जो टीचर्स हैं उनके साथ पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रॉम माय साइड।